चलो सैलरी करते हैं खत्म और चालू करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी में अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड बता रहा हूं और रिलीफ बता रहा हूं, ठीक है? बाद में पूछना बेटा, लेक्चर चालू कर लिया है। सुनो, हाँ, अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड तुमने ये सुना है अपना प्रोविडेंट फंड तो सुना ही होगा। ठीक उसी के जैसे एक फंड और बनाते हैं, उसको बोलते हैं अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड। मतलब जैसा प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एंड देन इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। अरे बोलो हाँ। और बाद में प्रोविडेंट फंड से लमसम मिलता है। ठीक वैसे ही अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में भी क्या होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, और इंटरेस्ट भी पीरियोडिक बेसिस पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, और वहां से लमसम भी आएगा। यूजुअली ये जो फंड बनता है वो क्यों बनता है, टू मीट सर्टन कंटिंजेंसीज। जैसे कि मान लो एम्प्लॉय उसकी जॉब छूट गई बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि वो एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने अचानक से बोल दिया कि भाई तेरे को कंप्लीट बेड रेस्ट, अभी तो तू ऑफिस नहीं जा सकता, अभी तू काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ बोल दिया। हो सकता है ऐसा। तो भाई अब उसका गुजारा कैसे चलेगा? मतलब रिटायरमेंट किए जाने के पहले ही वो इनकैपेसिटेटेड हो गया काम करने के लिए, तो उसका गुजारा कैसे चलेगा, उसका घर कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है? तो इन दैट इवेंट क्या होगा कि जो पैसा अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड में जो पैसा जमा हो रहा है, वो पैसा उसको और उसके घर वालों को काम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर मान लो एम्प्लॉय मरा गया, रिटायरमेंट के पहले ही मरा गया, तो हो सकता है कि उसके घर वाले, उसके लिए ही वॉज दी ओनली सोल ब्रेड अर्नर, तो उसके घर वालों का अब आगे का गुजारा कैसे चलेगा? तो सिंस अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड मेंटेन हो रहा था, तो वहां से पैसा उसके घर वालों को भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस फंड को है ना सुपर एन्युएशन फंड, यानी कि कंटिंजेंसीज को मीट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये अप्रूव्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब तुमको स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर को जाके क्या करना पड़ता है, इसका अप्रूवल लेना पड़ता है। किसके पास? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। और डिपार्टमेंट सर्टन कंडीशंस, वो कंडीशंस बताई जाएगी बेस्ड ऑन विच द अप्रूवल विल बी ग्रांटेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार अप्रूवल दे दी तो उसके बाद ये हमेशा के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा, नहीं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो क्यूमुलेटिव बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे, वो कंडीशंस आपको क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करते रहनी पड़ेगी, तब जाके जो आपको वो अप्रूवल था सुपर एन्युएशन फंड का, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो बताई गई कुछ कंडीशंस है, जो कंटिन्यूअस बेसिस पे एम्प्लॉयर को क्या करनी पड़ती है, फुलफिल करनी पड़ती है, अगर वो कंडीशंस एम्प्लॉयर फुलफिल नहीं करता है, तो हो सकता है कि वो अप्रूवल जो दिया था सुपर एन्युएशन फंड को, वो क्या हो जाए, कैंसिल भी हो जाए। समझ में आ रहा है? तो अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड का मतलब बोला कि ये वो फंड है जिसको अप्रूव किया गया था, एंड ये वो फंड होना चाहिए जो कंटिन्यूअस बेसिस पे जो कंडीशंस बताई जा रही है, बराबर है ना, वो उसको फुलफिल करते हुए आ रहा है एम्प्लॉयर, तो ये फंड तुम्हारा अप्रूव पड़ा हुआ है। तो ऐसे किसी अप्रूव्ड फंड में अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, तो वो कहां से करेगा, पहले ये बताओ। अपनी सैलरी में से। तो पूरी तो सैलरी टैक्सेबल हो ही जा रही है ना। तो अगर पूरी सैलरी टैक्सेबल हो गई और उसी सैलरी में से क्या हो रहा है, अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसका अलग से अब सैलरी एड में कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसका 80C में डिडक्शन जरूर मिल जाएगा। 80C में डिडक्शन जरूर मिल जाएगा। 80C में क्यों डिडक्शन मिलेगा? क्योंकि ये फंड अप्रूव्ड है, क्योंकि ये फंड अप्रूव्ड है, इसलिए एम्प्लॉय का जितना भी कंट्रीब्यूशन इस फंड में जा रहा है, उसका 80C में क्या मिलेगा, डिडक्शन। फिर एम्प्लॉयर क्रेडिट, एम्प्लॉयर भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। अरे हाँ बोलो। 2 मिनट में बात करता हूं इसकी, लेकिन पहले इंटरेस्ट क्रेडिट होता होगा इसमें। तो जितना भी इंटरेस्ट अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में क्रेडिट होता है, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, बराबर है। फिर उसके बाद जो लमसम मिलता है, कहां से, अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड से, जो क्या मिलता है, लमसम। इन सर्टन सिचुएशंस लमसम भी मिलता है वहां से। या तो तुम इनकैपेसिटेटेड हो जाओ, तुमको मिल जाएगा, तुम मर गए तो घर वालों को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इन दो सिचुएशंस जो भी लमसम कहां आ रहा है, अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड से जो भी लमसम आ रहा है, वो लमसम तुमको क्या हो जाएगा, वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13। अंडर सेक्शन
10 सबसेक्शन 13। तो अब तीन बातें मैंने अभी की तुमसे। पहली जो बात मैंने की वो क्या की कि ये जो ASAF बनाया है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड बनाया है, इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसमें एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जाएगा, जिसका 80C में एम्प्लॉय को क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। फिर इस अप्रूव सुपर एनुएशन फंड के अंदर एम्प्लॉयर का भी तो कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा, उसके बारे में बात करता हूं, है ना। फिर इसमें पीरियोडिक बेसिस पे इंटरेस्ट भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, बराबर है ना, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। और बाद में अप्रूव सुपर एनुएशन फंड से कुछ लमसम भी मिलता है, तो ये लमसम जो होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। ऐसा कहां लिखा है, 10 सबसेक्शन 13 में लिखा है, बराबर है। अब हमको बात करनी है इसकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। तो मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं, 2021 के पहले शायद, हाँ 2021 में ही शायद इसका अमेंडमेंट आया था। तो उसके पहले क्या होता था कि कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर कर रहा है किधर, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में, तो अगर वो पूरे साल का 1.5 लाख जितना कंट्रीब्यूशन किया, कितना कंट्रीब्यूशन किया, तो मतलब तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारे अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में 1.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है या उससे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे साल का, तो वो अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता था, उसका कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता था। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पूरे साल का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा करता था, कितना, तो 1.5 लाख के एक्सेस का जो भी अमाउंट होता था ना, वो तुम्हारे लिए परक्विजिट मान लिया जाता था। 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में, क्लॉज, तो क्लॉज नंबर 7 वो क्या कहता था कि भाई तुम्हारा एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तुम्हारे ASAF अकाउंट में इन एक्सेस ऑफ 1,50,000, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब इस सिचुएशन को चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया, देखो चेंज ये किया कि कोई भी एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, ASAF अकाउंट, एम्प्लॉय के ASAF अकाउंट में। अब इस ASAF के कंट्रीब्यूशन को पहले अकेले चेक किया जाता था कि 1.5 लाख से ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो अब बोला कि जो ASAF का कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन अगर RPF अकाउंट का कंट्रीब्यूशन एंड NPS अकाउंट का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसको मिला के, मतलब ASAF का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का RPF का कंट्रीब्यूशन और NPS अकाउंट का कंट्रीब्यूशन मिला के, अगर तुम्हारा ASAF का कंट्रीब्यूशन टोटल अमाउंट समझ में आ रहा है, एग्रीगेट, तो ये तीनों का पहले एग्रीगेट निकालो, एग्रीगेट अमाउंट, अगर वो 7.5 लाख रुपया पर एनम को क्रॉस कर जाता है, कितना कितना, तो अब जो एक्सेस आएगा एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, वो हम परक्विजिट बना के क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। इसका मतलब पहले खाली ASAF का कंट्रीब्यूशन अकेले देखा जाता था। अब बोला कि भाई ASAF का खाली कंट्रीब्यूशन मत देखो, ASAF का कंट्रीब्यूशन अगर तुम्हारा RPF और NPS का कंट्रीब्यूशन के साथ अगर ASAF का कंट्रीब्यूशन मिला के 7,50,000 को क्रॉस करेगा, तो अब हम इसको क्या मानेंगे, परक्विजिट। यानी कि अब तुमको 3 कंट्रीब्यूशन को टोटल करना है। पहला, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू ASAF, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू NPS, ये तीनों का अमाउंट जो एग्रीगेट अमाउंट आता है, अगर ये हुआ अप टू 7,50,000 पर एनम, बराबर है ना, तो ये तुम्हारा परक्विजिट नहीं माना जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, लेकिन अगर ये अमाउंट मोर देन 7,50,000 निकला, बराबर, तो अब क्या करना है, इसमें से अप टू 7,50,000 तो क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट ही होने वाला है, बराबर है ना। लेकिन जो एक्सेस अमाउंट आएगा, अब यहां पे एक्सेस अमाउंट, उस एक्सेस अमाउंट को तुम्हारा 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर कवर कर लिया जाएगा, यानी कि परक्विजिट मान लिया जाएगा। अब इस अमाउंट को तुम्हारा परक्विजिट माना जाएगा। तो सुनो, RPF का जो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देते हो ना, वो तो देना ही है,
एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द आरपीएफ अकाउंट इन एक्सेस ऑफ 12%, वो तो टैक्सेबल है ही, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट जो देते हो वो तो देना ही है। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू एनपीएस अकाउंट, वो तो सारा का सारा टैक्सेबल है, बराबर है ना। वो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स मिस नहीं करना है, वो तो देना ही देना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो दोनों अमाउंट अगर तुम्हारे एएसएफ के साथ मिलके अगर टोटल अमाउंट 7.5 को ज्यादा चला जाएगा, 7.5 लाख को क्रॉस कर जाता है, तो भाई अब जो एक्सेस अमाउंट आएगा, एग्रीगेट अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 7,50,000, समझ में आया। उस एक्सेस अमाउंट को अब हम तुम्हारा परक्विजिट मानेंगे। इतना याद रहेगा। सोचो ये क्लॉज अगर मैंने तुमको पहले बताया तो तुमको समझ में आता, इसीलिए इसको मैंने लास्ट में रखा। समझ में आ रहा है। अब सोचो इधर जो एक्सेस अमाउंट जो तुम्हारा परक्विजिट बना था ना, अब इस एक्सेस अमाउंट पे इनकम अक्रू होती है, इनकम अक्रूड ऑन above amount in the form of interest। मतलब मैं पूरे कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा जो कंट्रीब्यूशन हुआ था उसमें से जो 7.5 लाख के एक्सेस का कंट्रीब्यूशन है, जो तुम्हारे क्लॉज 7 में क्या बनाया तुम्हारे लिए परक्विजिट, तो जितना अमाउंट हमने क्लॉज 7 में परक्विजिट बनाया उतने अमाउंट पे अगर कोई इंटरेस्ट अक्रू हो गया आया ना, तो उस इंटरेस्ट को भी हम तुम्हारे लिए परक्विजिट ही बना देंगे, ऐसा क्लॉज 7A में लिखा है। तो दो चीजें याद रखनी है, तुमको 3 अमाउंट्स लेने हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एएसएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एएसएफ, ये तीनों का सॉरी एनपीएस, इन तीनों का टोटल कर लो। अगर ये टोटल 7.5 लाख या उससे कम निकला, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, ना क्लॉज 7 है ना क्लॉज 7A आएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये टोटल अमाउंट, अगर ये एग्रीगेट अमाउंट 7.5 लाख से ज्यादा आ गया तो 7.5 लाख तक के अमाउंट को तो कुछ भी नहीं करना है, बराबर है ना। वो थ्रेशोल्ड को तक कुछ भी नहीं करना है। लेकिन 7.5 के एक्सेस में जो भी अमाउंट होगा वो पहले तो उस अमाउंट को परक्विजिट बनाओ एज पर क्लॉज 7, एज पर क्लॉज, और बाद में वो जो अमाउंट आया ना क्लॉज नंबर 7 में, क्लॉज नंबर 7 में जिस अमाउंट को तुम्हारा परक्विजिट बनाया जा रहा है ना, उस वाले अमाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा होगा, बराबर है ना, वो इंटरेस्ट को भी तुम्हारा परक्विजिट ही मान लिया जाएगा, ऐसा क्लॉज 7A में बताया, बराबर है। तो ये जो है ना 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 फिर क्लॉज 7A, बराबर है ना। इसके जो टैक्सेबल अमाउंट्स है, क्या बोला, इस टैक्सेबल अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, उसी के लिए एक क्वेश्चन है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 18, जो आज नहीं करने वाले ना, पूरा अतरंगी उसका क्या है, कैलकुलेशन है। तुम अगर क्वेश्चन नंबर 18 उठा के देखोगे तो उसमें तो क्या फॉर्मूला क्या कैलकुलेशन है, देख लो तुम पगला ही जाओगे। दिखाओ एक बार निकालो क्वेश्चन नंबर 18। टीपी है, TP1 है, फिर आई है, आई डिवाइड बाय एवीजी है, समझ में आ रहा है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ये जो कैलकुलेशन है दिख रहा है वहां पे क्वेश्चन नंबर 18 में, ये जो कैलकुलेशंस वगैरह है, ये कैलकुलेशंस क्यों दिए हैं, क्योंकि तुमको ये टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो पता करना है। समझ में आ रहा है। तो टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने का वो फॉर्मूला से, अब उस क्वेश्चन को अभी मैं करवाऊंगा ना तो 100% एग्जाम आते आते तुम भूल ही जाने वाले हो। तो मेरी जो लास्ट विजिट आएगी, इसके बाद वाली जो मेरी विजिट, उसमें मैं तुमको सिलेबस जिस दिन खत्म करवाऊंगा ना, उस दिन मेरे लास्ट लेक्चर में मैं तुमको करवाने वाला हूँ। क्योंकि जितना लेट हो उतना ज्यादा देर तक तुमको रिटेन रहेगा, क्योंकि अगर मैं अभी पढ़ा दूं तो फिर वापस से कुछ टाइम के बाद तुम आगे बोलते भूलिए। समझ में आ रहा है। तो खाली एक क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना उधर तुम्हारा, उसको एक टिक मार्क करके रख लो, उसको एक मार्क करके रख लो कि टू बी डन लेटर ऑन, ऐसा करके, बराबर है ना। फिलहाल के लिए खाली एएसएफ में जितना मैंने बोला उतना खाली तुम याद रखोगे, बस तुम्हारा काम उतने में हो गया। समझ में आ रहा है। और बिल्कुल चिंता मत करो, वो जो क्वेश्चन नंबर 18 है और ये जो इसका कैलकुलेशन है, इसकी वजह से तुम्हारे सैलरी के कैलकुलेशन में किधर भी कोई
काम तुम्हारा अटकेगा नहीं, पूरा सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुमको उसकी किधर भी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो सिंस वो तुम्हारे सिलेबस में है, एक्स्ट्रा चीज है, तो वो मेरे को करना ही है। आज तक पूछा भी नहीं है कभी, और चांसेस भी नहीं है कि पूछा जाएगा, लेकिन हाँ सिलेबस में है तो एक बार कर लेना है अपने को। लेकिन अभी करवाऊंगा तो तुमको कुछ याद नहीं रहने वाला है, इसलिए मैं तुमको एकदम लास्ट वाले लेक्चर में, जब सिलेबस खत्म हो रहा होगा ना, तब मैं वो तुमको पढ़ा दूंगा। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल के लिए एएसएफ का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। क्लॉज 7 क्या होता है, क्लॉज 7 ए में क्या इनकम टैक्सेबल होती है वो पता चला। एएसएफ खत्म, क्लॉज 7 ए खत्म। अब एक कॉन्सेप्ट आता है रिलीफ का। क्या था कॉन्सेप्ट? अब देखो रिलीफ तुमको कब मिलेगी पता है? हम रिलीफ अभी क्यों कर रहे हैं पता है? हमको रिलीफ मिल रही है। क्यों मिल रही है पता है? क्योंकि सैलरी चैप्टर खत्म होने जा रहा है। ये आखिरी कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि सैलरी चैप्टर खत्म। हाइस रिलीफ हुआ कि अब सैलरी चैप्टर खत्म। तो लास्ट में ये रिलीफ इसलिए बता रहा हूं, सुनो। तुमको सैलरी मिल रही है इस साल, अप्रैल से लेकर मार्च तक की जो भी तुम्हारी इनकम है, मतलब ये 12 महीने में जो भी तुमको सैलरी मिलती है वही तुमको इस साल टैक्सेबल होनी चाहिए कि नहीं, पहले ये बताओ। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी तुमको 12 महीने से ज्यादा अमाउंट पे इस साल टैक्स भरना पड़ जाता है। इस साल जरूरी नहीं है कि 12 महीने की ही सैलरी तुमको टैक्सेबल हो रही हो। कभी कभी इस साल की जो सैलरी है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी इस साल सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाता है। जैसे कि एडवांस सैलरी, जो सैलरी इस साल की है ही नहीं, ड्यू होने वाली है अगले साल। अरे यार उसको मैंने रिसीव कर लिया था इस साल, तो इस साल की तो सैलरी मेरे को टैक्सेबल होगी ही, लेकिन रिसीट बेसिस पे मेरे को अगले साल की भी सैलरी इसी साल क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो इस साल क्या 12 महीने की पगार टैक्सेबल होगी कि ज्यादा पगार टैक्सेबल होगी? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पुराने वाले किसी साल की सैलरी थी, अरियर्स में थी, जो मेरे को तब नहीं मिली थी और तब मैंने ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल भी नहीं की थी। तो हो सकता है वो अरियर्स ऑफ सैलरी इस साल रिसीव हो रही हो, तो उसको भी तो इस साल टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो इस साल टैक्सेबल होने की वजह से क्या होगा? क्या खाली इसी साल की इनकम टैक्सेबल होगी कि ज्यादा इनकम टैक्सेबल हो रही है? तो अगर सोचो खाली ये इसी साल की इनकम टैक्सेबल हो रही तो मेरे को टैक्स कम भरना पड़ता। लेकिन इस साल की इनकम के साथ साथ किसी और ईयर की भी इनकम जो इस साल मेरे को क्या हो रही है, टैक्सेबल, उसकी वजह से मेरे को कम टैक्स देना पड़ेगा कि ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? सिंपल सी बात है। तो मेरा इस साल टैक्स ज्यादा आ जाएगा। टैक्स जो मेरे को पे करना पड़ता कंपेयर टू टैक्स जो पे कर रहा हूं, ये दोनों में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? अभी जो टैक्स मेरे को एक्चुअली पे करना है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरी इस साल की इनकम के साथ किसी और साल की भी इनकम क्या हो रही है, टैक्सेबल हो रही है। समझ में आ रहा है? अगर ये इनकम इस साल टैक्सेबल नहीं होती तो इस साल की इनकम भाई मेरी कम इनकम थी, मेरे को कम टैक्स देना पड़ता। तो जो टैक्स मेरे को देना पड़ रहा है माइनस जो टैक्स देना पड़ता, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? तो वो जो एक्स्ट्रा टैक्स मैं इस साल भर रहा हूं ना, ये मेरे को चुभ रही है बात, ये बात मेरे को चुभ रही है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि मत कमा, मत कमा, तू खाली 12 महीने की इनकम कमा। तेरे को कमा भी लेना है इस साल और उस पर टैक्स भी नहीं भरना है, ऐसा थोड़ी चलता है। तो मत कमा ना। नहीं नहीं वो तो मेरे को कमाना ही पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट, ये तुम गलत कर रहे हो यार। सोचो इस साल अगर मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स देना है तो वो एक्स्ट्रा टैक्स उस साल के कंपैरिजन में तो ज्यादा है जिस साल की ये इनकम होती थी। मान लो कि तुमको अरियर्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अब अरियर्स इस साल का नहीं था, अरियर्स था 2021 का। कभी का था? अच्छा ये अरियर्स अगर उसी साल टैक्सेबल हो जाता तो उस साल जो मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता वो कम देना पड़ता कंपेयर टू एक्स्ट्रा टैक्स जो मैं इस साल भर रहा हूं। तो ये तो आप मेरे से गलत कर रहे हो ना यार। क्योंकि देखो दोनों ईयर का है ना टैक्स रेट्स अलग अलग होगा। इस साल का टैक्स रेट अलग होगा और ये अरियर्स जिस साल को रिलेट करता है उस साल का टैक्स रेट अलग होगा। तो हो सकता है कि ये अरियर्स अगर उस साल मेरे को टैक्सेबल हो गया होता तो उस साल मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता कंपेयर टू जो मैंने एक्चुअली भरा था। अरे हाँ के ना? जितना टैक्स मैंने एक्चुअली में भरा था उसके कंपैरिजन में मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता अगर ये अरियर्स उसी साल टैक्सेबल हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स तब नहीं देना पड़ता, तब भी देना पड़ता। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा टैक्स मैं तब भर रहा था ना सर,
वो खाली 15,000 रुपया एक्स्ट्रा भरना पड़ता मेरे को, और अरियर्स के इस साल टैक्सेबल होने की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स अभी मेरे को कितना भरना पड़ रहा है मालूम है? 20,000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ये तो सर सरासर नाइंसाफी है। मेरे को 5,000 रुपया टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स भी मेरे को 5,000 रुपया ज्यादा भरना पड़ रहा है। नहीं समझे? तो गवर्नमेंट बोल रही है कुड़ कुड़ क्यों कर रहे हो, उस 5,000 का रिलीफ लेके जा। हम तेरे से उतना ही एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे जितना तेरे को भरना पड़ता। तेरे को एक्स्ट्रा टैक्स कितना भरना पड़ता? अगर ये इनकम जिस साल की थी उसी साल टैक्सेबल हो जाता तो एक्स्ट्रा टैक्स तेरे को 15,000 भरना पड़ता, आया ना? तो अभी तू एक्स्ट्रा टैक्स भर, लेकिन 15 से ज्यादा मत भर, 15,000 भर। 15,000 तो तेरे को भरना ही पड़ेगा ना, लेकिन अभी एक्स्ट्रा टैक्स कितना भरने को आ रहा है? 20। तो सरकार बोल रही है 5,000 का क्या लेके जा, रिलीफ लेके जा। समझे? तो बस यही कैलकुलेशन तुमको करना है। अब सिंपल है, एक मैं तुमको फॉर्मेट डाल देता हूं, वो फॉर्मेट तुम याद रखो, तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया। बराबर है? तो देखो, सबसे पहले ना तुमको अपने प्रीवियस ईयर की बात करनी है। अपना प्रीवियस ईयर बोलो, 25-26। तो तुमको है ना स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम क्या करना है? तुमको टोटल इनकम लेनी है। टोटल इनकम लेनी है इंक्लूडिंग अरियर्स। कौन से साल की? अपने प्रीवियस ईयर की, 25-26। बराबर है ना? ये तुम्हारी टोटल इनकम आई। फिर तुमको क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी निकालना है ऑन अबव टोटल इनकम। निकाल पाओगे क्या? तो ये टैक्स जो तुमने निकाला, ये जो टैक्स निकाला तुमने इस टोटल इनकम पे, इसको तुम क्या बुलाओगे पता है? इसको तुम बुलाओ टैक्स 1। क्या बुलाओ इसको? ये तुमने पहला टैक्स, मतलब तुम्हारी एक्चुअली में टोटल इनकम इस साल इतनी है, जितनी इनकम टैक्सेबल होने वाली थी इस साल की वो तो हो ही रही है, प्लस तुम पुराने वाले ईयर्स का अरियर्स भी इस साल रिसीव कर रहे थे तो वो भी टैक्सेबल हो रहा है। तो मतलब इस साल तुम्हारी टोटल इनकम अरियर्स को इंक्लूड करके इतनी है, इस पे तो भाई तुमको इतना तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। बराबर है ना? लेकिन सोचो सोचो सोचो, अगर अरियर्स इस साल नहीं मिला होता तो क्या इस साल की टोटल इनकम इतनी होती कि इससे कम होती? तो टोटल इनकम तुमको एक्सक्लूडिंग अरियर्स कम ही आ रही होती, तो उस पे जो तुम्हारा टैक्स आता वो ज्यादा आता कि कम आता? तो अब मैं क्या कर रहा हूं पता है? अब मैं दूसरा कैलकुलेशन कर रहा हूं। दूसरे कैलकुलेशन में मैं क्या कर रहा हूं पता है? यहां पे लिखता हूं टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर्स। ये क्या है राजा? ये है इंक्लूडिंग अरियर्स, ये है इंक्लूडिंग अरियर्स, और ये है एक्सक्लूडिंग अरियर्स। मतलब ये टोटल इनकम मेरी आती अगर अरियर्स इस साल रिसीव ना हुआ होता तो मेरे को इतने अमाउंट पे क्या भरना पड़ता? टैक्स भरना पड़ता। बराबर है ना? तो टैक्स मेरा उतना ही आता कि उससे कम आता? तो उसको बोलने का टैक्स 2, उसको बोलने का टैक्स। इतना टैक्स मेरे को भरना पड़ता, और देखो आप मेरे से कितना टैक्स ले रहे हो, तो मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स कैलकुलेट होके आएगा। तो उसको मैं बोलूंगा डिफरेंस 1। क्या बोलने का? कैसे आएगा? टैक्स 1 माइनस टैक्स 2। ये तुमने डिफरेंस निकाला। ये डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, ये है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स जो तुमको इस साल भरना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स जो तुमको इस साल भरना पड़ेगा तुम्हारे अरियर्स को इस साल टैक्सेबल किया उसकी वजह से। बराबर है? अच्छा सोचो, ये अरियर्स कौन से साल का था? मान लो अरियर्स था 22-23 का, पुराने किसी साल का। अरे पुराना तो कोई भी साल हो सकता है। अरियर्स था 14-15 का, अरियर्स था 2021 का, किसी भी साल का अरियर्स हो सकता है। अच्छा, ये अरियर्स तब टैक्सेबल हुआ था कि नहीं हुआ था? तो तब तो टोटल इनकम बिना अरियर्स के टैक्सेबल हुई थी। बिना इस अरियर्स को इंक्लूड किए तब की टोटल इनकम पे टैक्स लगा था। यानी कि तब की जो इनकम एक्चुअली टैक्सेबल हो चुकी थी वो कम हुई थी कि ज्यादा हुई थी? कम हुई थी। हाँ के ना? उस पे टैक्स तुमने ज्यादा भरा था कि कम भरा था? कम भरा था। अच्छा, अगर यही वाला अरियर्स तब मिल गया होता तो तब की टोटल इनकम उतनी नहीं आती जितनी टैक्सेबल हो चुकी है। अरियर्स को इंक्लूड करके आती तो उस पे तुमको टैक्स कम देना पड़ता कि ज्यादा देना पड़ता? बस वही टैक्स निकालो।
और वो टैक्स निकालो जो तुमने एक्चुअली भर दिया होगा, और उन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो तुमको पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा टैक्स जो तुमको भरना पड़ता अगर अरियर्स उसी साल टैक्सेबल हो गया होता। समझ में आ रहा है? तो ये सेम कैलकुलेशन तुमको उस साल के लिए भी करना पड़ेगा जिस साल का वो अरियर्स था। समझ में आ रहा है? तो अपने को क्या करने का बोलो, इधर है ना, इधर इसको मैं कॉपी और पेस्ट करता हूं, देख लो सब लोग, डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट। अब जो कैलकुलेशन है वो अलग हो रहा है, बराबर है ना, तो उसका मैं कलर खाली बदली कर देता हूं, बराबर है। तो इधर देखो टोटल इनकम अब कौन से वाले ईयर की, कौन से वाले प्रीवियस ईयर की बोलो, वो तो कोई भी प्रीवियस ईयर हो सकता है ना, लेकिन अभी वाला के पहले वाला, तो फिल इन द ब्लैंक्स। जिस किसी भी साल का अरियर्स था उस प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम अरियर्स को मिला के कितनी टैक्सेबल होती, अरे हाँ के ना, वो टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लो, और उस साल एक्चुअली में कितनी इनकम टैक्सेबल हुई थी बिना अरियर्स के। समझ में आ रहा है? उसमें टैक्स निकाल लो। तो अब जो तुम्हारा आया डिफरेंस, वो आया डिफरेंस 2, वो आया डिफरेंस 2, और ये जो डिफरेंस 2 आया ना बेटा, ये आया था तुम्हारा टैक्स 3 और ये आया था टैक्स 4। तो टैक्स 3 माइनस टैक्स 4 करोगे तो तुमको डिफरेंस 2 आएगा। सोचो इस साल जो तुमको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ रहा है वो 20,000 रुपया भरना पड़ रहा है, अरे हाँ या ना, लेकिन यही एक्स्ट्रा टैक्स अगर अरियर्स तब टैक्सेबल हो जाता तो 18,000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ता। तो क्या एक्स्ट्रा टैक्स अभी ज्यादा भरना पड़ रहा है कंपेयर टू एक्स्ट्रा टैक्स जो तब भरते, हाँ या ना? हेंस यू आर एलिजिबल टू गेट द रिलीफ। तो रिलीफ तुमको तभी मिलेगी जब एक इक्वेशन फुलफिल होगा। इक्वेशन क्या बना रहा हूं देखो, इफ डिफरेंस 1 is more than डिफरेंस 2, बराबर, तो ही तुमको क्या मिलेगी, रिलीफ मिलेगी अंडर सेक्शन 89, तो ही तुमको रिलीफ मिलेगी, बराबर है। और अमाउंट ऑफ रिलीफ कितना मिलेगा बोलो, जो भी एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है वो रिलीफ मिलेगा नहीं, जो भी एक्सेस एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, जो भी एक्सेस एक्स्ट्रा टैक्स एज कंपेयर टू अर्लियर प्रीवियस ईयर। समझ में आ रहा है? तो पहले एक्स्ट्रा टैक्स तो तुम 18,000 देने ही वाले थे ना, तो अब 18,000 रुपया देने में तुमको क्या दिक्कत है? अभी भी एक्स्ट्रा टैक्स तो 18,000 दे दो, हाँ, लेकिन जब हम तुमसे पूरा 20,000 नहीं लेंगे, लेकिन उतना एक्स्ट्रा टैक्स तो लेंगे ना जो तुमको पहले भरना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो हम तुमको रिलीफ क्या पूरे 18,000 की दे दे कि खाली 2,000 की मिलेगी? तो वो कैसे मिलेगी? रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैसे मिलेगी? जो डिफरेंस 1 आया था, अरे 20,000 माइनस डिफरेंस 2 आया, वही अमाउंट तुम्हारा रिलीफ है। क्लियर है? अब ये रिलीफ तुमको कहां से मिलने वाली है? टैक्स में से मिलने वाली है। जो टैक्स तुमको एक्चुअली में भरना है इस प्रीवियस ईयर के लिए, एक्चुअली में कितना टैक्स भरना है? तुम्हारे पास 4 टैक्स के अमाउंट है। चलो इस प्रीवियस ईयर में एक्चुअली में कितना टैक्स भरना है? अरे इस साल की तो टोटल इनकम इतनी है ना अरियर्स को मिला के, तो इस साल की एक्चुअल टोटल इनकम ये है, और इस साल का एक्चुअल टैक्स तो तुमको ये भरना था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन उस टैक्स में से अब तुमको क्या मिल जाएगी? रिलीफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो अब तुमको अमाउंट ऑफ रिलीफ लेने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, वो क्या आएगी? जो भी तुम्हारा टैक्स इस साल के लिए भरना था, टैक्स 1 माइनस क्या? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो जो भी अमाउंट आएगा वही तुमको क्या आएगा? इस साल की टैक्स लायबिलिटी। निकाल पाओगे ऐसे? पक्का? देखो अरियर्स मान लो 1920 का था अरियर्स, तो इस साल क्या बोला? इस साल 1920 वाला अरियर्स मिल रहा है, तो तुमको तो पहले इस साल की इनकम और इस साल का टैक्स निकालना पड़ेगा। टैक्स 1 टैक्स 2 इस साल का निकालना पड़ेगा, और टैक्स 3 और टैक्स 4 कौन से वाले ईयर का निकालोगे? 1920 का।
अब 1920 का जब तुम टैक्स 3 और टैक्स 4 निकाल रहे हो, मतलब टैक्स निकाल रहे हो, वो टैक्स उस साल की टोटल इनकम पे निकाल रहे हो, हाँ या ना? उस साल की टोटल इनकम पे अभी वाला टैक्स रेट लगाया ना तो बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। ये अभी वाले जो टैक्स रेट है वो तो इस साल की इनकम पे एप्लीकेबल होते हैं ना यार। क्या ये सेम टैक्स रेट तब भी एप्लीकेबल होते थे 1920 में? कि 1920 में डिफरेंट टैक्स रेट हुआ करते थे, बोलो? तो तुम जब टैक्स 3 और टैक्स 4 निकालोगे, यानी कि 1920 का टैक्स निकालोगे, तो अभी का रेट लगा के निकालोगे कि तब का रेट लगा के? क्या था तब का रेट, बोलो? एग्जामिनर बोलता है साला तुमको तुम्हारे साल का याद नहीं रहता है, हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि तुमको 19-20 का याद रहेगा, हाँ या ना? तो वो तुम चिंता मत करो, क्वेश्चन में ही दिया रहता है। क्योंकि चलो तुम 1920 का याद करके चले गए, एग्जाम में आया 14-15, ले साला ये तो याद भी करके नहीं गया था, तो क्या तुमको पिछले 50-60 साल का टैक्स रेट याद रख के जाने गए? कौन सा भी ईयर हो सकता है जिसका अरियर्स तुमको इस साल मिला होगा, समझ में आ रहा है? तो उस साल की टोटल इनकम पे उस साल का टैक्स निकालने के लिए उस साल का टैक्स रेट तुमको क्वेश्चन में ही दिया होगा, इतना याद रहेगा। याद रखना वो रेट लगाने हैं उस साल के टैक्स को निकालने के लिए, लेकिन अपने प्रीवियस ईयर का टैक्स निकालने के लिए तो टैक्स रेट तुमको मालूम ही है। सर वो भी क्वेश्चन में दिया, वो नहीं रहेगा, वो तुमको याद करके जाने का है, बराबर है? अच्छा टैक्स रेट्स तो तुमको ये पता चल गया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर तुमको पिछले 2 साल का अरियर्स, मतलब 1920 एज वेल एज 2021, दोनों साल का अरियर्स इस साल रिसीव हुआ, तो इस साल जो अरियर्स टैक्सेबल हो रहा है वो 1 साल का हो रहा है क्या 2 साल का? तो 2 साल का अरियर्स इस 25-26 में टैक्सेबल होने की वजह से तुम्हारा टैक्स ज्यादा आएगा, आया ना? उसके लिए अब तुमको डिफरेंस 2 भी निकालना पड़ेगा और डिफरेंस 3 भी निकालना पड़ेगा। डिफरेंस 2 1920 का एक्स्ट्रा टैक्स, अगर 1920 का अरियर्स उसी साल टैक्सेबल हो गया होता, अरे हाँ के ना? फिर 2021 का टैक्स, अरे उसके उस साल के लिए भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अगर 2021 का अरियर्स उसी साल टैक्सेबल हो जाता, फिर तुमको क्या करना पता है? डिफरेंस 1 को कंपेयर करना है डिफरेंस 2 और डिफरेंस 3 के टोटल के साथ, क्योंकि इस साल एक्स्ट्रा टैक्स भर रहे हो, क्या बोला? इस साल एक्स्ट्रा टैक्स भर रहे हो 2 साल के अरियर्स को टैक्सेबल होने की वजह से ना, अरे हाँ या ना? तो वो दोनों साल में तुमने एक्स्ट्रा टैक्स कितना भरा होता, डिफरेंस 2 एंड डिफरेंस 3, उन दोनों का टोटल निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा अगर वो दोनों साल का एक्स्ट्रा टैक्स उसका टोटल अगर कम हुआ एज कंपेयर टू डिफरेंस 1, अभी जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, अभी एक्स्ट्रा टैक्स ज्यादा दे रहे हो कंपेयर टू टोटल ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स उन दोनों साल का, समझ में आ रहा है? तो तुमको रिलीफ मिलेगा, क्लियर है? अब तुम्हारा जो आखिरी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, निकालो निकालो जल्दी, 25। लास्ट क्वेश्चन है ना, दिख रहा है? उसमें देखो तुमको एक टेबल दिया है, टेबल में कितने साल दिए मालूम है? तुम्हारा नसीब कितना खराब है मालूम है? 3-3 साल का अरियर्स इसी साल रिसीव होके टैक्सेबल हो रहा है। अब तुमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इधर देखो, सब लोग का ध्यान इधर बोर्ड पे, तुमको सबसे पहले डिफरेंस 1 निकालना है। क्या निकालना है? उसके लिए तुमको इस साल की टोटल इनकम लेनी है इंक्लूडिंग अरियर्स, लेकिन वो अरियर्स 1 साल का नहीं है, तीनों साल का अरियर्स इस साल में रिसीव हो रहा है, तो तीनों साल का अरियर्स टैक्सेबल होगा ना। तो तीनों साल का अरियर्स लेके टोटल इनकम कैलकुलेट करो, उस टोटल इनकम पे तुमको टैक्स भरना है, टैक्स 1 आएगा। लेकिन अगर वो अरियर्स ना मिला होता तो तुम्हारी टोटल इनकम कितनी होती? बिना अरियर्स को इंक्लूड करके टोटल इनकम है, अरे हाँ के ना? उस पे टैक्स निकाल लो। तो पहले तो तुमने तीनों साल का अरियर्स इंक्लूड किया, हेलो हेलो, पहले तो तुमने तीनों साल का अरियर्स इंक्लूड किया, उसको इंक्लूड करके टैक्स निकाला, टैक्स 1। फिर तीनों साल के अरियर्स के बिना टोटल इनकम ली, उस पे टैक्स निकाला, अरे हाँ के ना?
वो आ गया टैक्स 2, तो टैक्स 1 माइनस टैक्स 2, डिफरेंस 1 आया। ये डिफरेंस 1 जो आया ना, ये एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो इस साल, बिकॉज तीनों साल का अरियर्स इस साल टैक्सेबल हुआ था। तो तीनों साल के अरियर्स इस साल टैक्सेबल हुआ, उसकी वजह से एक्स्ट्रा टैक्स कितना देना पड़ रहा है, डिफरेंस 1। समझ में आ रहा है? अब तुमको डिफरेंस 2 निकालने का है। क्या निकालने का है? वो कैसे निकालोगे? तुमको जो 3 साल दिए वहां पे, प्रीवियस ईयर 16-17, 17-18 और 18-19, 3 साल दिए हैं, दिख रहा है क्वेश्चन में? वो तीनों साल का अरियर्स तुमको इस साल टैक्सेबल हो रहा है। तो अगर वो अरियर्स इस साल ना टैक्सेबल होता, 16-17 में टैक्सेबल हो गया होता, तो 16-17 में एक्स्ट्रा टैक्स कितना आता? टैक्स 3, टैक्स 4, बराबर है ना? वो माइनस करके टैक्स 3 माइनस टैक्स 4 करके तुमको डिफरेंस 2 आएगा। वो डिफरेंस 2 16-17 का होगा। फिर 17-18 का भी तुमको अलग से टैक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर एक साल का टैक्स रेट सेम नहीं है, देखो अलग अलग है। अरे हाँ के ना? अब इधर सुनो, 17-18 का अरियर्स अभी नहीं मिला होता, तभी मिल जाता। कब? 17-18 में। तो 17-18 में कितना एक्स्ट्रा टैक्स भरते हैं? टैक्स 5 माइनस टैक्स 6। तो तुमको टैक्स 5 भी निकालना पड़ेगा, टैक्स 6 भी निकालना पड़ेगा। वो प्लस माइनस करके तुमको और एक डिफरेंस आएगा, दैट विल बी डिफरेंस 3। समझ में आ रहा है? फिर तुमको 18-19 में क्या बोला? 18-19 में कुछ जो अरियर्स था वो उसी साल टैक्सेबल हो गया होता, तो 18-19 में कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता? टैक्स 7 माइनस टैक्स 8। तुमको समझ में आ रहा है? तो टैक्स 7 और टैक्स 8 वो प्लस माइनस करके तुमको और एक डिफरेंस आएगा, दैट इज डिफरेंस 4। अब तुमको डिफरेंस 2, डिफरेंस 3 और डिफरेंस 4, ये एक्स्ट्रा टैक्स 16-17 का, एक्स्ट्रा टैक्स 17-18 का, एक्स्ट्रा टैक्स 18-19 का, ये तीनों टैक्सेस का टोटल अगर कम आ रहा है डिफरेंस 1 से, इसका मतलब अभी जो एक्स्ट्रा टैक्स भर रहे हो वो ज्यादा भर रहे हो कंपेयर टू एग्रीगेट ऑफ अर्लियर 3 इयर्स। समझ में आ रहा है? तो ही तुमको रिलीफ मिलेगा। क्लियर है? कैलकुलेशंस करना चालू करो ना, देखते हैं कैसे करते हैं। चलो ये फॉर्मेट तुम्हारे सामने रखो, मैं तुमको इस क्वेश्चन के लिए 10 मिनट देता हूं। चलो, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है ना, करो, मजा आएगा। देखो इधर, सब लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। कैलकुलेशन तो मेरे को सब सेम ही करना है ना यार, तभी यही सारा चीज मैं 3 बार लिखूं, 4 बार लिखूं, उससे अच्छा एक ही फॉर्मेट में डाल देता हूं 3 अलग अलग कॉलम में। अरे 4 कॉलम बनाना पड़ेगा इनफैक्ट मेरे को, एक 25-26 का और एक 16-17, 17-18 और 18-19 का, बराबर है ना? अब देखो तुम्हारा नसीब कितना खराब है मालूम है? इधर है ना क्वेश्चन के अंदर वो लोग ने बोला है कि ये जो असेसी है ना, असेसी, वो इस साल 68 इयर्स का हुआ है। 68 इयर्स का वो 28 मार्च को हो रहा है, 2026 को। समझ में आ रहा है? तो इधर से तुम 8 साल पीछे जाएगा ना, 8 साल पीछे, मतलब 28 मार्च 2016 को वो खाली 59 इयर्स का था। 28 मार्च 2016 को वो खाली 59 इयर्स का था। फिर 17 में वो कितने साल का हुआ? 60। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। समझ में आ रहा है? तो सुनो, 17 में वो 60 साल का हुआ, तो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68 वो 2026 में हो रहा है। और तुम उल्टा काउंटिंग करो ना यार, पता चल जाएगा। 2025 में 67 का था, 2024 में 66 का, 2023 में 65, 2022 में 64, 2021 में 63, 2020 में 62, 2019 में 61, 2018 में कितना, और 2017 में 28 मार्च 2017। उसकी एज कितनी थी? 59। मैंने बाई मिस्टेक 16 बोल दिया। 28 मार्च 2017
उसकी एज कितनी थी? तो तुमको है ना दो रेट्स दिया, देखो इधर दिख रहा है? अरे बोलो, अब ये जो दो रेट्स दिया ना, एक रेट तुमको सीनियर सिटीजन के लिए दिया है, अरे बोलो, एक रेट तुमको सीनियर सिटीजन के लिए दिया है और एक रेट तुमको दिया है जब तुम सीनियर सिटीजन नहीं थे। एक मिनट ध्यान से सुनना, ये वाला जो रेट है ना 17-18 असेसमेंट ईयर बोला है, ये कौन सा? मतलब ये प्रीवियस ईयर 16-17 का रेट है, ये प्रीवियस ईयर 17-18 का रेट है, ये प्रीवियस ईयर 18-19 का। असेसमेंट ईयर बोला है मतलब प्रीवियस ईयर, एक एक साल आगे हो जाता है ना। तो सुनो, तुमको है ना सीनियर सिटीजन वाला रेट ये 2 साल के लिए लगाना है तो लगा दो, समझ में आ रहा है? ये 2 साल के लिए सीनियर सिटीजन वाला रेट लगाओ, उधर ये रेट नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब तुमको इस साल में सीनियर सिटीजन वाला नहीं, ये नॉर्मल रेट ही लगाना था, बराबर है? अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब मेरा कैलकुलेशन होगा तो मेरे पास कितने साल है, जल्दी बोलो, 2025-26, 25-26, फिर 16-17, 17-18 और 18-19, इतने साल है मेरे पास। अब हर एक साल का मेरे को क्या करना है पागल? सिंपल काम करना है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग, क्या बोला? टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स और एक्सक्लूडिंग अरियर्स, और उस पर टैक्स निकालना है हर एक साल का। समझ में आ रहा है? सब लोग इधर प्लीज इधर देखो, हाँ इधर देखो, जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो इधर मैं ऐसा लिखता हूं, टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स, बराबर है, और उसका मैं टैक्स निकाल लूंगा। फिर मैं इधर लिखता हूं टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर्स, फिर उसका मैं टैक्स लायबिलिटी निकाल लूंगा, बराबर है ना? तो चलो, इंक्लूडिंग अरियर्स 25-26 में देखो, वहां पे क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि इस साल की जो तुम्हारी टोटल इनकम थी वो कितनी थी? 10,20,000 सैलरी इनकम थी, मतलब और कोई इनकम नहीं बोली है, तो वही टोटल इनकम है। लेकिन इस साल तुमको 3,45,000 का क्या मिला है? अरियर्स मिला है। लेकिन वो अरियर्स एक साल का नहीं मिला है, ये 3 साल का मिला के अरियर्स इसी साल मिल गया। तो अब तुमको इस साल है ना टोटल इनकम इतनी टैक्सेबल नहीं होने वाली है, दिस प्लस दिस 13,65,000, ये टोटल इनकम तुमको टैक्सेबल होने वाली है, बराबर? तो चलो फटाफट से मैं इधर आता हूं और लिखता हूं 13,65,000 बराबर है। 13,65,000 पे टैक्स निकाला। अब क्वेश्चन में बोला है कि वो 115 BSE फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको नॉर्मल रेट्स लगाना पड़ेगा। तो 3,65,000 पे तुम 30% निकाल लो। अरे 3,65,000 पे तुम 30% निकालो, उल्टा कैलकुलेशन करो ना। 10 लाख के ऊपर कितना है? 10 लाख के ऊपर 3,65,000 है, उसमें तो 30% जाएगा। तो वो टैक्स है, उसमें इसके पहले के स्लैब का 1 लाख रुपया ऐड होगा, 5 से 10 वाले स्लैब का 1 लाख रुपया ऐड होगा। और सुनो, उसके पहले का जो स्लैब होगा ना, वो 2.5 लाख का नहीं होगा, 2 लाख का होगा। 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख पे 5%, 10,000 रुपया। तो तुमने 365 पे 30% निकाला, उसमें ऐड करो 1 लाख और ऐड करो 10,000, 2,19,500 आया सबको। तो क्या तुम इस साल इतना टैक्स भरने वाले हो? सरचार्ज होगा तो ऐड करना पड़ेगा, रिबेट होगा तो माइनस करना पड़ेगा, और भाई सेस भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो 4% सेस आएगा कि नहीं आएगा उस पे? तो क्या सरकार तुमसे खाली 2,19,500 लेके बैठ जाएगी? क्या सेस भी लेगी? तो क्या तुम्हारा टैक्स सेस के साथ आना चाहिए ना? तो सेस के साथ कितना आ रहा है? 2 लाख। सबको इतना आया बोलो? अच्छा, अगर मान लो तुम्हारी टोटल इनकम में अरियर्स ऐड नहीं हुआ होता, तो तुम्हारी टोटल इनकम 10,20,000 की ही थी ना, उस पर टैक्स निकाल पाओगे? निकालो। 20,000 पे 30% यानी कि 6,000 रुपया, उसके पहले के स्लैब का 1 लाख, उसके पहले के स्लैब का 10,000, तो 1,16,000 आएगा। और 4% सेस भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। कितना आ रहा है बोलो?
$20,640 आया। अब ये है ना, देखो अब तुम्हारा इधर डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस इन, इधर मैं ऐसा लिखता हूं एक्सेस टैक्स, इधर मैं ऐसा लिखता हूं एक्सेस टैक्स। तो एक्सेस टैक्स कैसे आएगा राजा? इसको बोलने का ए और इसको बोलने का बी, ए माइनस बी कर दो, 1 लाख। भाई साहब इतना ज्यादा टैक्स इस साल भरना पड़ रहा है बिकॉज तुम्हारा पिछले 3 साल का अरियर्स इस साल टैक्सेबल हो रहा है। अच्छा हाँ के ना? अब मेरे को बताओ 16-17 में तुम्हारा टैक्स रेट सेम था कि अलग था? और उस साल तुम्हारी टोटल इनकम जो टैक्सेबल हुई थी, सैलरी जो टैक्सेबल हुई थी वो कितनी थी? 7,10,000। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रीवियस ईयर 16-17 में तुम्हारी इनकम कितनी थी? 7,10,000। अरियर्स तो उसी साल का था ना, पूरा नहीं, 1,03,000। तो 3,45,000 में से 1,03,000 अरियर्स उस साल का था। अगर मान लो ये अरियर्स उसी साल टैक्सेबल हो गया होता तो उस साल तुम्हारी सैलरी इतनी टैक्सेबल होती 8,13,000। तो 8,13,000 पे पहले टैक्स निकालेंगे। अरे समझ में आ रहा है? तो इधर 8,13,000 पे टैक्स निकालेंगे, लेकिन 8,13,000 पे टैक्स निकालने के लिए रजा मेरे को है ना तब का टैक्स रेट लेना पड़ेगा। और तब का टैक्स रेट देखो मैंने चूज कर लिया है, कौन सा वाला? ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? ये वाला आएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ, पहले 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स ही नहीं आएगा, फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख 10%, मतलब इस 2.5 लाख पे 10% मतलब 25,000 रुपए टैक्स आएगा। और फिर 5 लाख से लेकर 8,13,000 तक, 5 लाख से लेकर 8,13,000 तक 3,13,000 आया। 3,13,000 पे 20% निकालो, 3,13,000 पे 20% कितना आया? 62। और उसमें तुम्हारा 25,000 भी ऐड होगा ना पहले के स्लैब का, ऐड करो कितना आया? बराबर है। और रुको, क्वेश्चन में ना लास्ट में बोला है एजुकेशन सेस 2% था और हायर एजुकेशन सेस 1% था असेसमेंट ईयर 17-18 और 18-19 में। तो वो साल में तुमको 4% सेस नहीं लगता था, खाली 3% ही लगता था। तो जो भी टैक्स तुमने निकाला 25,000 प्लस वो 3,13,000 का 20% ऐड करके जो भी टैक्स निकाला उसमें अब 3% सेस ऐड होगा। कितना? 90,228 आया। बराबर है। अच्छा अगर अरियर्स उसी साल 1,03,000 टैक्सेबल हो जाता तो तुमको इतना टैक्स भरना पड़ता, लेकिन क्या उस साल अरियर्स टैक्सेबल हुआ था? तो उस साल तुमको टैक्स 7,10,000 पे तुमने भरा था, 7,10,000 ही था ना? हाँ, 7,10,000 पे तुमने कितना टैक्स भरा होगा? पहले 2.5 लाख पे 0, अरे बोलो, फिर 2.5 लाख से 5 लाख पे 25,000, फिर 5 लाख से लेकर 7,10,000 मतलब 2,10,000 पे 20%, 42,000। 42 प्लस 25 67 और उसपे 3% ऐड करो, 69,010। चलो 90,000 में से इतना माइनस कर दो, 21,21,21,21,8 आया। सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है ये सब? चलो अब 17-18 में बताओ तुम्हारी टोटल इनकम कितनी टैक्सेबल हुई थी? 8,25,000। और तुम्हारा उस साल का अरियर्स 1,17,000 था। तो अगर 1,17,000 भी उसी साल टैक्सेबल हो जाता तो उस साल तुमको कितना अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ता? 9,42,000 पे भरना पड़ता ना। तो अब इधर मैं लिखता हूं 9,42,000। तो 9,42,000 पे तुमको टैक्स कितना देना पड़ता? रुको, अब टैक्स का रेट अलग हो गया है, अब टैक्स का रेट अलग हो गया। अब वो सीनियर सिटीजन भी बन गया इस साल, तो अब उसको इस साल रेट ये वाला लगेगा, ये वाला। बराबर है ना? चलो पहले 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा, फिर 3 लाख से 5 लाख, 5% मतलब 10,000 रुपया, फिर 5 लाख से लेकर 9,42,000, 4,42,000 पे 20%, 4,42,000 पे 20% कितना आया? कितना? 88,400 पे तुम्हारा 10,000 रुपया ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 98,400 आएगा और उसमें 3% ऐड करो, 1,01,352 आया सबको? चलो अगर उस साल अरियर्स टैक्सेबल नहीं हुआ था तो उस साल कितना अमाउंट टैक्सेबल हुआ था? 8,25,000। तो 8,25,000 पे तुमने उस साल एक्चुअली में कितना टैक्स भरा था? पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं,
सॉरी पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 3 से 5 10,000, फिर 5 लाख से लेकर 8,25,000 यानी कि 3,25,000 पे 20% 65 प्लस 10,000 75 आएगा। 75 पे 3% और ऐड कर दो 77 215 50 दोनों का डिफरेंस निकालो 24,102 आया सबको इतना। अब रुको 1 मिनट, तुम्हारा वो जो 3% सेस था ना वो पहले 2 साल के लिए ही था, इसका मतलब उसके बाद वाले साल से सेस तुम्हारा 4% हो गया है। अभी जो 4% चल रहा है ना वो असेसमेंट ईयर 18-19 से हो गया है, सॉरी असेसमेंट ईयर 19-20 से हो गया है, समझ में आ रहा है। तो अब जो तुम टैक्स निकालोगे उसमें सरचार्ज सॉरी उसमें तुम सेस कितना ऐड करोगे 4%, क्योंकि उधर का 3% था ऐसा नहीं बोला है, तो उधर से 4% हो गया है, समझ में आ रहा है। तो उस साल का तुम्हारा 9,50,000 टैक्सेबल हुआ था और 1,25,000 और टैक्सेबल हो जाता तो उस साल तुम्हारा 10,75,000 टैक्सेबल होता। तो इधर मैं लिख लूंगा 10,75,000, तुमको समझ रहा है। अब उस 10,75,000 में से 75,000 पे तो मेरा 30% आएगा और मेरा टैक्स रेट देखो सेम ही रहा है, चेंज नहीं हुआ है, 5%, 20%, 30% दिख रहा है। तो 75,000 पे 30% कितना आया, 75,000 पे 30% कितना आया 22,500, उसके पहले का 1 लाख और उसके पहले का 10,000 1 लाख और उसमें 4% ऐड करो अब 1,37,800। अच्छा उस साल तुम्हारी टोटल इनकम कितनी टैक्सेबल हुई थी 9.5 लाख रुपया बिना अरियर्स के, समझ में आ रहा है। अब 9.5 पे टैक्स निकालने के लिए 4.5 लाख पे 20% निकाल दो, अरे 90,000 और उसके पहले के स्लैब का 10,000 1 लाख आया और 1 लाख में अब 4% ऐड हो जाएगा 1,04,000, समझ में आया। अरे हेलो दोनों टैक्स का डिफरेंस निकालो 33। ये तुमको मैं बोल सकता हूं ये जो है ये तुम्हारा डिफरेंस 2 डिफरेंस 3 और डिफरेंस 4 है, समझ में आया। और ये है तुम्हारा डिफरेंस 1। अब तुम इन तीनों का टोटल करो 79,120 आ रहा है। मतलब अगर तुमने अरियर्स को जो साल का था उसी साल में टैक्सेबल कर दिया होता तो तुमको एक्सेस टैक्स तीनों साल का मिला के भी कितना देने को आता 79,120। लेकिन वो तीनों साल का अरियर्स अगर इस साल टैक्सेबल हो रहा है उसकी वजह से तुमको इस साल एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे करने को आ रहा है 1,07,640, समझ में आ रहा है। तो एक्स्ट्रा टैक्स जो तुम भर रहे हो इस साल वो ज्यादा है ना कंपेयर टू पिछले तीनों साल का टोटल, तो ये अमाउंट ज्यादा है, देयरफॉर तुमको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कितना मिलेगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 1,07,640 माइनस 79,120 इज इक्वल टू 28,520 आया। ये तुमको रिलीफ मिलेगा इस साल की टैक्स लायबिलिटी में से। ये पागल इस साल की टैक्स लायबिलिटी है ना, ये है देख लो। तो देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 इज इक्वल टू 2,28,280 228,280 माइनस 28,520 1,99,700। यही है राइट चॉइस बेबी। हाँ हाँ फाइनल आंसर चेक करो, मेरा सही है पक्का, मतलब आता है मेरे को। वाह 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 वाह, ये तुमको दिख रहा है ए सॉल्यूशन कितनी लाइन में हुआ है। अरेंजिंग द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको प्रॉब्लम अरेंज करने को आ गया, सेट करने को आ गया ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तुम क्या कर रहे थे भाई, एक एक टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हो पागल के जैसा, कोई जरूरत नहीं है क्यों करने का भाई। क्वेश्चन का ये देखो ना, मार्क्स देखो, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो क्या तुम पूरा वो कैलकुलेशन करते बैठेगा,
अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क का होता तो भी तुम वो पूरा कैलकुलेशन नहीं करने का, नहीं समझे? हाँ, अगर तुमको दिखाना ही है कैलकुलेशन तो क्या करो पता है, इधर इधर है ना एक एक लाइन एक्स्ट्रा डाल दो। मतलब ये टैक्स लायबिलिटी है, ये टैक्स लायबिलिटी है, ये भी टैक्स लायबिलिटी है ना, ये जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है उसके नीचे एक एक लाइन एक्स्ट्रा डाल दो या दो दो लाइन, और उसी में है ना वो टैक्स का खाली अमाउंट नील प्लस 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 30% जो तुमने टैक्स कैलकुलेट किया वो खाली ब्रैकेट में तुम कैलकुलेशन दिखा दो यार, एग्जामिनर को पता चलता है। समझ में आ रहा है? तुम उसको बोलोगे 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5,00,000, इतना पागलपंती करने के लिए बैठोगे तो टाइम नहीं होगा तुमको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो कहीं कहीं पे स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड है, वहां पे स्मार्ट वर्क करने का, लेकिन सुनो हर जगह पे ये सब मत कर देना पागल के जैसा। जब तुम्हारा टोटल इनकम का कैलकुलेशन होगा विथ टैक्स लायबिलिटी तो वहां पे तो टैक्स का कैलकुलेशन तुमको प्रॉपरली करना पड़ेगा, ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा ये हो गया चैप्टर खत्म।